गुस्से में हरियाणा, भागती फिर रही भाजपा। गुस्से में हरियाणा, भागती फिर रही भाजपा। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 32 नेशनल कॉन्फ्रेंस से 51 सीटों पर लड़ेगी। चुनावी तालमेल का ऐलान, 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। और आज पहले चरण के लिए प्रत्याशियों की ओर से नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे ही विषयों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जुड़ चुके हैं एक ऐसी चर्चा के लिए जो देश में विभिन्न विषयों पर आमतौर पर सुबह सवेरे हम आपके बीच में रखते हैं, करते हैं। आज का जो सवाल है, आज का जो विषय है वो है कि हरियाणा में उबाल है। आज से आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं, रोष और गुस्से का प्रदर्शन है। कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर रही है। और इस बीच में विनेश फोगाट की ओर से जो ट्वीट्स हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनकी बहुत जल्दी राजनीति में एक तरह से वो कदम रख रही हैं। ये सारे सवाल लेकर हम आएंगे, लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्यों गुस्से में है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसान, सब क्यों गुस्से में? हुआ ये कि आप जानते हैं कि कंगना रनावत फिल्म अभिनेत्री, विवादित बयान देने की मास्टर, उन्होंने एक बयान दे दिया था। और बयान किसानों के ऊपर इल्जाम, किसानों को बदनाम करने की बात कि वो उनके आंदोलन में बलात्कार हो रहे थे, उनके आंदोलन में हत्याएं हो रही थी। अब इससे लोग गुस्से में थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कल एक इस पर स्पष्टीकरण जारी किया। और वो स्पष्टीकरण था कि क्या बोलती है कंगना रनावत, उससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। कंगना रनावत ने को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको पार्टी ने अधिकृत नहीं किया है, आगे से वो इस पर कोई बयान नहीं देंगे। इस आशय का ट्वीट, इस आशय का एक ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर चलने लगा। आपके स्क्रीन पर हम रखते हैं, देखिए। ये था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये विज्ञप्ति जारी की गई, बताई गई। लेकिन इस विज्ञप्ति में कहीं पार्टी का ऑफिशियल पैड नहीं है, किसी का सिग्नेचर नहीं है। और इसलिए इस विज्ञप्ति पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जनता के गुस्से से बचने के लिए एक टैक्टिकल मूव चल रही है? अब इस पर जब बवाल खड़ा हुआ, प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर दूसरे तमाम लोगों ने सवाल उठाए कि बीजेपी ने अपने पैड पर ऐसा लिखा क्यों नहीं, सिग्नेचर कोई क्यों किया नहीं। ये सवाल आने लगे। बीजेपी के भी जो शुभचिंतक धड़ा है, भक्त हैं, उन लोगों ने भी ये कहा कि इसमें तो बीजेपी ने कुछ लिखा ही नहीं है, पार्टी के नेता भी नहीं है, पैड भी नहीं है। तब भी ये प्रश्न खड़ा हुआ कि मान लीजिए कि किसी ने बीजेपी के पैड से क्या कोई सूचना जारी कर दी, क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी चुप क्यों रहेगी, तुरंत खंडन करेगी। वो खंडन भी नहीं कर रही है, बोल भी नहीं रही है कि हम कंगना रनावत को पर एक्शन ले रहे हैं। और कंगना रनावत के नाम पर एक निर्देश भी आ गया। तो इससे एक पूरे वातावरण में नए सिरे से बज क्रिएट हुआ कि बीजेपी ने कंगना रनावत का हाल क्या नूपुर शर्मा की तरह कर दिया। बीजेपी ने में क्या किसी सांसद की कोई वैल्यू नहीं है कि कोई सांसद बोल ही नहीं सकता, सांसद पूछ कर बोलेगा, वो अधिकृत नहीं है। एक तरह से पूरे सांसदों की वैल्यू को भी डिग्रेड कर दिया गया इस चिट्ठी के माध्यम से। इस पर कल रात राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया था। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये बताया था, मैं क्षमा कीजिए, मैं इस पर भी आऊंगा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया था, किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है।
378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 70 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर ले, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। ये राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस ने एक स्टेप आगे बढ़ करके सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया और आज हरियाणा में जगह जगह विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। किसान तो बहुत जगह बंद भी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जोशी जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज बहुत जो चर्चा कर रहे हैं वो इस हरियाणा के लोग गुस्से में हैं, इस पर पहले भी चर्चा हमारी चल रही है और इस बारे में हम लगातार मीडिया में भी आज सुबह से खबरें हैं कि कंगना के विवादित बयान पर सियासी उबाल, राहुल गांधी ने किसानों का अपमान बताया। आप आज हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करेगी, किसान संगठन भी विरोध में उतरे। ये खबर है आज की गहमा गहमी है एक तरह से। और इसके अलावा जो चर्चा है वो ये भी है कि एक ट्वीट हम आपको दिखा रहे, विनेश फोगाट ने एक ट्वीट किया, मैं पहले सोचती थी कि मुझे पदक चाहिए, लेकिन अब लोगों का प्यार देखने के बाद मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। ये एक खिलाड़ी का राजनीति की ओर शिफ्ट होने के लक्षण है, भाषा है। और इसके अलावा एक और ट्वीट देखिए, विनेश फोगाट ट्वीट कर रही, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 4 दिसंबर 2023 की एक तस्वीर है जब छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर की मूर्ति का अनावरण नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे, राजनाथ सिंह और तमाम लोग कर रहे हैं। और 26 अगस्त को यानी 8 महीने बाद 26 अगस्त 2004 को वो मूर्ति जमींदोज हो गई है। ये बहुत चर्चा में है और इन तस्वीरों को विनेश फोगाट ने ट्वीट किया है, तो इसका मतलब साफ है कि ये एक राजनीतिक ट्वीट है। और विनेश फोगाट ने ये ट्वीट करके ये संकेत दे दिया है कि बीते दिनों उनकी जो सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई थी, उनके घर में आकर जो वो मिली थी, वो सब इस चुनाव में उनकी भागीदारी को पुष्ट कर रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है कि विनेश फोगाट का राजनीतिक इंक्लिनेशन वो दिखा रही हैं और चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। ये सारी चीजें, घटनाक्रम साफ तौर पर नजर आ रहा है। और मैं हरिशंकर जोशी जी आपके पास आना चाहता हूं कि कंगना रनावत पर बीजेपी दम ठोक कर क्यों नहीं बोल पा रही है, बिना लेटर हेड के उनको निर्देश जारी कर रही है, इस मामले से किनारा कर रही है, पूरे कंगना रनावत से किनारा कर रही है। और वो हिम्मत कहीं उनकी खो गई है। उनके समर्थक उनकी आलोचना कर रहे हैं कि बीजेपी स्वयं बीजेपी के अपने ट्विटर हैंडल से किसान आंदोलन के खिलाफ और उन मुद्दों पर वही बातें पहले ट्वीट की गई थी जो आज कंगना रनावत कर रही हैं। तो बीजेपी क्या अपने आप को सजा देगी कि आज कंगना रनावत को सजा दे रही है? ये सवाल भी उठ रहे हैं। अब पूरा हरियाणा में उबाल है, क्या कंगना रनावत ने और बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? निश्चित तौर पर कुल्हाड़ी मार ली है। प्रेम जी, आपको प्रणाम और सभी दर्शकों को प्रणाम, सलाम। तो ये दरअसल आप याद कीजिए सबसे पहले प्रज्ञा ठाकुर के एक बयान, जो उसने महात्मा गांधी के लिए शब्द कहे थे, उस पर क्या कहा था हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी ने, मैं मन से कभी उनको माफ नहीं करूं। क्या किया? वो संसद सदस्य रही, वो पार्टी में रही और उसके बाद भी बोलती रही, कोई कंट्रोल नहीं। ये वो लोग हैं जो
गांधी जयंती पर गांधी की समाधि पर जाकर नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और साथ में गॉडसे का पूजन करते हैं, गॉडसे पर ट्रेन चलवाते हैं, गॉडसे को अपना आइडियल मानते हैं, ये वो लोग। तो इसलिए कंगना उस तालाब की एक बहुत छोटी सी मछली है, जिसमें आप मान लीजिए कि कंगना ने जो कहा है वो कंगना का अपना विचार हो, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि उसकी कुल मिलाकर बातों से ये लगता है कि वो यहाँ से उसका माला जो है वो काफी हद तक खाली है। शी इज अ गुड एक्ट्रेस, वो एक अच्छी अभिनेत्री हो सकती हैं, लेकिन उनका ऊपर का माला बिल्कुल खाली है। सामाजिक सरोकार हो या राजनीतिक समझ हो, वो उनमें नहीं है। और देखिए सर, एक मिनट सर, ये जो बात कही जाती है कंगना का माला खाली है, इस पर पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि कंगना जब जब विवादित बयान देती है उसका एलिवेशन होता है पॉलिटिक्स में। वो सांसद बन गई है। कंगना जो बात बोल रही है बीजेपी खुद ट्वीट कर चुकी है। कंगना कोई नई बात नहीं बोल रही है। कंगना के नाम पर तो मट्ठा फोड़ा गया है। ये है, हम उनको कंगना को नासमझ नहीं बोल सकते। 2014 के बाद आजादी मिली, ये नासमझी वाला बयान नहीं है, सोच समझ कर दिया गया बयान है, और इसको पूरी बीजेपी, पूरी आरएसएस इसको इंडोर्स करती है। जी, मैं सर वहीं आ रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये बयान कंगना का बयान नहीं है, ये बयान भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, उनके स्क्रिप्ट राइटर, उनकी मीडिया सेंटर, वो उसे लिख कर देते हैं, नैरेटिव सेट करने के लिए देते हैं। मैं यही कह रहा था। लेकिन आप सोचिए कि अब उन्होंने हरियाणा पर जो बोला वो उल्टा, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, उन्होंने किस स्क्रिप्ट राइटर ने ये अपनी खुंदक निकाली है, या हो सकता है वो भी भारतीय जनता पार्टी से उकता चुका हो। जैसे वो एक गायक है, उसकी आत्मा 14 साल से बीजेपी के भक्ति गीत गाते गाते बदल गई, तो वो कंगना ने उसको पढ़ दिया। कंगना की समझ का ट्वीट नहीं है वो। कंगना में जितनी बुद्धि है वो समझ में आती है, वो दूसरे की लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ती है, और वो स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी लिखती है। अब वो जब उल्टा पड़ गया तो एक सादे कागज पर, और उल्टा कब पड़ा, सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए, और सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये बीजेपी का आधिकारिक बयान है क्या, ये बताया जाए, ये बीजेपी क्या उससे सहमत है, प्रधानमंत्री क्या उससे सहमत है। उन्होंने कुछ सवाल उठाए, तो ये सवाल उठाने के बाद में फिर एक कार्रवाई हुई। वो बीजेपी के हैंडल से एक सादे कागज पर टाइप हुआ ये फर्रा जो आपने दिखाया है वो दिखाया गया, इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि बीजेपी के मीडिया सेल को जारी करने का क्या अधिकार है। कंगना रनावत जो है वो एक सांसद है, वो सांसद है, उन्हें मतलब सांसद के मुंह पर टेप मीडिया नहीं लगा सकती, मीडिया सेल नहीं लगा सकती। उसके लिए निश्चित तौर पर हाईकमान या जनरल सेक्रेटरी या पार्टी का जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है कार्यकारिणी का, जो इसके लिए अधिकृत है, वही कर सकता है। मीडिया सेल इसके लिए अधिकृत नहीं होता किसी भी पार्टी में कि वो किसी सांसद के बोलने पर पाबंदी लगे, टेप चिपकाए और उस पर कहे। और फर्जी तरीके से उन्होंने इस बात को फिलहाल के लिए शांत करने के लिए, कुछ पानी डालने के लिए एक जुमला उछाल दिया, उसके बाद कहने के लिए उन्होंने ये काम किया। तो कंगना रनावत जो है वो निश्चित तौर पर एक टूल है, और कंगना रनावत का कहा हुआ हरियाणा में अब उल्टा पड़ रहा है। उल्टा निश्चित तौर पर उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो शर्मसार करते हैं। उन्होंने कहा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो वहां किसानों की महिलाओं के साथ रेप हुआ। आपको याद होगा थप्पड़ का उसका, जो एयरपोर्ट पर कुलविंदर ने माना कि मैं उस थप्पड़ को गलत मानता हूं कि ऑन ड्यूटी बावर्दी उसे वो थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, और हिंसा किसी भी तरह की हो, चाहे वो थप्पड़ से हो या बातों से हो, मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन आप इसका एक पहलू और है, वो मनोवैज्ञानिक पहलू सोचिए
कि इस कंगना रनावत ने पहले कहा था कि जो महिलाएं वहां बैठी हुई हैं वो 200 रुपए लेकर बैठी हुई है। तो उसको गुस्सा ये आया कि उस आंदोलन में उसकी मां भी बैठी हुई थी। तो वो इस बात को कंगना जब सामने आई तो वो सहन नहीं कर पाई और वो उसका तात्कालिक रिएक्शन हुआ, उसके मन में इतना गुस्सा आया कि उसने उसमें थप्पड़ जड़ दिया। उसने निश्चित तौर पर, मैं थप्पड़ जड़ने को, किसी के गाल पर 5 उंगली छापने को मैं बहुत उसकी निंदा करता हूं, लेकिन आप समझिए कि इस तरह की हरकतों के बाद जो जनता में प्रतिक्रिया होती है, आमजन में प्रतिक्रिया होती है, वो कितनी भयानक होती है। जब आप ये कहते हैं कि वहां पर रेप हो रहा था, यानी वहां किसानों की बहू बेटियां बैठी हुई थी, माताएं बैठी हुई थी, बुआएं बैठी हुई थी। अब उन किसानों, और आपने कहा कि वहां लाशें जो है वो टांगी जा रही थी, मार के कितने मर्डर हुए, फिर उसके आगे भी आप नहीं रुकती हैं। उसके आगे आप क्या कहती हैं कि ये अमेरिका, यूरोप और जाने कौन, चीन, इन देशों की साजिश है और बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट करने की साजिश रची गई थी और हमारे बहुत बुद्धिमान प्रधानमंत्री ने उसे नाकामयाब कर दिया। तो ये कहना, इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब और है कि हमारा क्या जो देश है, हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है, जो विदेश नीति है, क्या वो मतलब इतनी कमजोर हो गई है कि कोई भी देश आकर हमारे यहाँ षड्यंत्र रच ले और हमें मालूम हो और हम चुपचाप देखते रहे? ये कैसे संभव है? और अगर ये संभव है तो तत्काल मोदी जी को कंगना की जो रहस्योद्घाटन है उसको मानते हुए उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए कि मैं मतलब फेल हुआ, वहां पर मैं नहीं भाप पाया कि साथ। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा हरियाणा से ही एक डिबेट को दूसरी ओर ले जाते हुए। ये एक तस्वीर है, जननायक जनता पार्टी, आज इनकी संयुक्त प्रेस वार्ता होनी है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के साथ मिल करके ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन दोनों में गठबंधन हुआ है। हालांकि आज कल ही दुष्यंत चौटाला ने एक बयान दिया, कहा कि अगर पत्रकार ने पूछा कि आप कांग्रेस के साथ जाएंगे क्या अगर सरकार बनाने में कुछ वैसी आपकी जरूरत पड़ी तो? नहीं, तो इंडिया गठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ उसका सवाल था। इंडिया गठबंधन के साथ। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जाएंगे, अगर वैसा संख्या हमारे पास रहेगी, परिस्थिति रहेगी तो हम बिल्कुल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वहां की आबो हवा में इंडिया गठबंधन के जीतने के आसार दुष्यंत चौटाला को नजर आते हैं। अपनी संख्या कैसे बढ़ाएं इसकी चिंता नजर आती है। वो आजाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के साथ। हालांकि ये पूरी कवायद जो है, आजाद समाज पार्टी, बीएसपी, दुष्यंत चौटाला, इन सब के बारे में जो कुछ भी जो राजनीति हरियाणा की चुनाव में जो ये लोग चुनाव में उतर रहे हैं, उसका सीधा सा असर जो है चुनाव को प्रभावित करने और इंडिया गठबंधन को कमजोर करने या बीजेपी की मदद करने जैसा ही मतलब निकलता है। इस पर आप कोई टिप्पणी देंगे? जी देखिए, ऐसा है प्रेम जी कि ये चंद्रशेखर आजाद हो या बहन मायावती जी हो, ये और दूसरी तरफ ये इनेलो हो या जेजेपी हो, जेजेपी का हाल ये हो गया है कि उसने डिप्टी सीएम बनकर दुष्यंत चौटाला ने जो मलाई खाई, वो मलाई आज भी उनके मूंछों पर चमकती है। जनता उनके मूंछों पर वो मलाई देख पाती है, इसलिए उन्हें मालूम है कि जब तक ये मलाई उनकी मूंछों पर दिखती रहेगी, पूछेगी नहीं, तब तक उनका भी बेड़ा गर्क होना है और हो चुका है। और चंद्रशेखर आजाद हूं या मायावती हूं, वहां पर जो दिक्कत है वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इन चारों लोगों को हम छोड़ देते हैं। मैं फिर से आता हूं मूल समझ उस पर। भारतीय जनता पार्टी एक बैंड बजा रही है और वो बैंड जो है वो बहुत सारे गोदी मीडिया से रिलेटेड चैनल है उनमें बज रहा है। वो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचारक हैं, पत्रकार हैं, लेकिन वो प्रचारक हैं, जैसे हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी। तो इस तरीके के लोग जो बैंड बजा रहे हैं, वो बैंड में जो धुन निकल रही है उसमें जो आइटम सॉन्ग चल रहा है
वो ये चल रहा है जाट और नॉन जाट, जाट और नॉन जाट। और इसके साथ में जो बात चल रही है वो उनका नरेशन ये सेट करने वाला है कि किसी तरह से इस पूरे चुनाव को जाट और नॉन जाट में तब्दील कर दिया जाए, और वो हो नहीं पा रहा है। आप सोचिए कि 22% जाट है हरियाणा में कुल, हालांकि आधिकारिक आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन जो माना जाता है, जो आकलन है लोगों का, विशेषज्ञों का। जोशी जी, जी जी सर बोलिए। जोशी जी, अब बीते समय कुछ सर्वे जो आए तो वो ये बताते हैं कि राजनीति जरूर जाट और नॉन जाट करने की कोशिश हुई। तो आप बता ही रहे हैं कि जाट की आबादी मोटे तौर पर 20-22% है, लेकिन जो रुझान है, जो लोगों का की प्रतिक्रिया है, वो पॉपुलैरिटी के लेवल पर मुख्यमंत्री की, सरकार के लेवल पर बीजेपी सरकार की, वो प्रतिक्रियाएं 70-70% तक सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ चली जाती है। तो कहाँ जाट और नॉन जाट का फैक्टर रहा? यहाँ तो पूरी हरियाणा की जनता खिलाफ में दिख रही है। नहीं, मैं सर आगे वही कह रहा हूं कि पिछले बार जो लोकसभा में चुनाव मिले या उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें जो कांग्रेस का प्रतिशत था वो क्या मतलब सिर्फ जाटों से ही वो प्रतिशत आ गया था? एक बहुत सीधी सी बात है, सभी वर्गों ने, सभी जातियों ने, सभी भारतीयों ने उनको वोट किया था। और हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है, उसमें उनका मतलब ये जो बैंड है, जो आइटम सॉन्ग है, उसमें 2 ही लाइनें हैं, जाट और नॉन जाट, और कांग्रेस में फूट। यानी कि वो इन 2 नैरेटिव पर पूरा चुनाव लेकर जाना चाहते हैं, और गोदी मीडिया उनके भोंपू बजाने में लगा हुआ है। और वो कांग्रेस में फूट क्या, वो हमेशा नैरेशन ये सेट करते हैं भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा में नहीं बनती। और लेकिन अगर आप देखें तो कांग्रेस में फूट है कहाँ? कांग्रेस की फूट सामने आती कहाँ है? अंदर अगर कोई डेमोक्रेटिक वे में बातचीत होती भी होगी तो वो इंटरनल मामला है। भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे राव बीरेन सिंह और इनमें जो पुराने मुख्यमंत्री हैं, नायब सिंह सैनी है, इनमें आपस में कील कांटे चलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लगातार आप देख रहे हैं। जिस तरह से हरियाणा का चुनाव जा रहा है, अब वो चुनाव एक तरफा होता जा रहा है। कंगना ने उसमें एक आहुति और दे दी है, और वो आहुति जो है वो आप समझिए, कल वाला जो दुष्यंत चौटाला की आप बात कर रहे थे, दुष्यंत चौटाला का कल का बयान, उन्होंने मतलब जो बयान कल दिया है इंडिया गठबंधन के लिए, और आज उनका गठबंधन, ये बात सही है कि वो अपना कुछ मतलब चाहते हैं कि कुछ सीट उनकी किसी तरीके से निकल आए। और वही नहीं, विनेश फोगाट का लगातार आप बता ही रहे हैं, विनेश फोगाट राजनीति करती हैं या नहीं करती हैं। एक और वहां पर रॉक स्टार है रॉकी मित्तल, ये 14 साल तक भारतीय जनता पार्टी के गीत गाते रहे, 14 साल तक गीत गाते रहे, और उन्होंने फिर कहा कि साहब ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और उन्होंने अब नया गीत गाना शुरू किया है, राहुल भाई मुझे माफ करना। तो ये जो इस तरीके की जो बातें हैं वो बताती हैं कि पूरा जो झुकाव है वो इस वक्त निश्चित तौर पर एक तरफा कांग्रेस की तरफ चल रहा है, और वहां बड़ी मार्जिन के साथ में कांग्रेस जो है वो आने वाली है। लोग जो इंटरनल उनके आंकड़े हैं और दूसरी चीजें हैं, आप बताइए वो क्या इशारा करते हैं, वो क्या बताते हैं? इन सबको मालूम है हमारा सुपड़ा साफ हो चुका है, ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जानते हैं कि हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए कांग्रेस में फूट जैसी बातें करते हैं। अब आप बताइए कि ये इनके यहाँ जो लोग हैं, वो चाहे रामविलास शर्मा हो, रमेश कौशिक हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो या धनखड़ हो, ये भीतरघात के आरोप लगाते हैं, है ना? तो ये क्या है इनका? आप देखिए अब स्थिति ये है कि वहां पर
नॉन जाट और जाट की बात होती है, तो एससी रिजर्व जो सीटें थी प्रेम जी, उन पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बताएंगे ये भारतीय जनता पार्टी वाले कि जाट नॉन जाट की राजनीति ये कर रहे हैं, तो ये सीटें बीजेपी ने क्यों नहीं जीत ली? वहां तो कोई जाट फैक्टर नहीं था। हरियाणा में नॉन जाट की राजनीति होती तो क्या दीपेंद्र कोहली से जीतते? दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहा हूं। आपकी बात को थोड़ा सा जोड़ूं तो देखिए, बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में लगातार खराब प्रदर्शन करती रही है। बीजेपी 2014 में लोकसभा में जितना वोट पाती है उससे 10-12% कम वोट विधानसभा में पाती है। हालांकि सरकार बीजेपी की बनती है हरियाणा में, लेकिन फिर हरियाणा में 2019 में बीजेपी जो है अच्छा खासा वोट पाती है, हालांकि पहले से कम वोट पाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको बहुमत नहीं मिलता है, जेजेपी के साथ में सरकार बनानी पड़ती है। और इस बार तो लोकसभा चुनाव में वोट भी कम मिले हैं, सीट भी कम मिली है, तो उस हिसाब से देखें तो विधानसभा की सीटें नेचुरली उनको कम आने वाली है। पिछली बार भी कम आई थी। जो सर्वेस बता रहे हैं पॉपुलैरिटी नहीं है बीजेपी। इससे पहले हर स्टेट में बीजेपी का एक गुण देखने को मिलता है कि वो पोचिंग करती है, अपोजिशन से नेता को खरीदती है, तोड़ती है। ये काम जैसे अभी झारखंड में चल रहा है चंपई सोरेन का, वो तस्वीर हम आपको दिखा देना चाहते हैं। चंपई सोरेन का चल रहा है। देखिए, गुवाहाटी से सारा मेंटोरिंग हुआ। गुवाहाटी, ये चंपई सोरेन आके लौट भी गए, लेकिन मैंने कहा था, आपको अगर ध्यान होगा, कि गुवाहाटी से सब कुछ हुआ है। चंपई सोरेन को लाने की ये, और हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के प्रभारी हैं, तो वो ये काम सारा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं किसी कारण से नहीं होने दिया गया बीते दिनों दिल्ली में, या जानबूझ के रणनीतिक तौर पर ऐसा किया गया। लेकिन वही चीजें आज अब इस तस्वीर में सच होती दिखाई दे रही। लेकिन ये तस्वीर मैं इसलिए झारखंड की तस्वीर बताने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये तस्वीर इसलिए बता रहा हूं कि ये कोशिशें हरियाणा में इस चुनाव में सफल होती नहीं नजर आ रही है। ऐसा कोई बड़ा चेहरा बीजेपी से जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। जो कुछ हुआ कुछ समय पहले हुआ, किरण चौधरी चली गई। लोकसभा चुनाव से पहले भी काफी कुछ हुआ, हालांकि कांग्रेस में भी बीजेपी से टूटकर आए, ये भी लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिला था। तो इस चुनाव की हम उसी खासियत की ओर ध्यान दिलाते हुए आपसे सवाल कर रहे हैं कि पोचिंग जो करती है बीजेपी, वो नजर नहीं आ रहा है। क्या कारण है? क्या बीजेपी के प्रति बिल्कुल आकर्षण खत्म हो गया है हरियाणा में? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। देखिए, हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी हार जाती और बीजेपी की सरकार नहीं बनती। उसके दो वजह हैं। एक तो अभी तक ईवीएम जो मसला है वो एक बना हुआ है, और दूसरा कांग्रेस हाईकमान ने पिछला विधानसभा चुनाव एक तरीके से झोली में डाल दिया। कोई बड़ा नेता हरियाणा में सभा करने तक नहीं गया। क्या वजह थी, क्या नहीं थी, ये समझ से परे है कि इस तरह का मतलब जो उन्होंने नेतृत्व ने बुद्धिहीनता का परिचय दिया, तो हरियाणा में दूसरी बार कांग्रेस उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो ये चीजें साफ साफ समझ में आती हैं। अब ये जो बात करते हैं जिस तरीके की, मैं बात वहीं से शुरू करता हूं सर। जो मतलब जाट और नॉन जाट वाला जो हरियाणा में मुद्दा उठाया जाता है, तो मैंने बात, जब आपने इनका चंपई सोरेन का ये तस्वीर दिखाई थी और रहस्योद्घाटन किया कि ये देखिए सारा मामला वहां हुआ था, तो मैंने अपनी बात दीपेंद्र हुड्डा पर छोड़ी थी। तो दीपेंद्र हुड्डा कोसली से क्या जीत जाते, और वो भी 3 लाख वोटों से जीत जाते? क्या ये संभव था? क्या सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से जीत जाते? क्या ये संभव था? तो विधानसभा के जो चुनावों के नतीजे को भी देखेगा, जो भी 2019 के नतीजे हैं, उसके समझ में आ जाएगा कि ये जाट नॉन जाट वाला जो इनका नरेशन है, इनका जो बैंड बाजा बज रहा है, इनका जो आइटम सॉन्ग चल रहा है, वो क्या है। देखिए, वो उसी चुनाव में इनकी ढोलक से आवाज निकलना बंद हो चुकी थी।
कालका, रादौर, नारायणगढ़ से लेकर सोनीपत, रोहतक और फरीदाबाद जैसी सीटें नॉन जाट सीटें हैं, वो कांग्रेस ने जीती थी। अगर कांग्रेस जाटों पर आश्रित पार्टी होती तो फिर ये नॉन जाट वाली, जहां पर जाटों की संख्या न्यूनतम है, वो सीटें कैसे जीती? और कलायत, राई, गन्नौर जैसी जो जाट बाहुल्य सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। तो ये देखा जाता है। लेकिन इस बार मामला ये है कि किसान आंदोलन ने रही सही कसर पूरी कर दी है। अब ये चुनाव कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है प्रेम जी, ये चुनाव जो है जनता लड़ रही है, ये चुनाव नागरिक लड़ रहे हैं। कांग्रेस तो सामने बस खड़ी हुई है, जो भी कर रही है वो ठीक है, लेकिन जनता लड़ रही है, ये चुनाव जनता जिता रही है, ये चुनाव जनता के कंधों पर है। क्योंकि जनता ने जो बेरोजगारी देखी है, जो महंगाई देखी है, जो अग्निवीर जैसी समस्याएं देखी है प्रेम जी, वो समस्याएं लोगों को अब झेली नहीं जा रही हैं, अझेल हो गई हैं। इसलिए एक तरफ ये चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी पथ में है, पाताल लोक में है, गर्त में है, आप कहीं भी कुछ भी कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है सर। एक बात प्रश्न और उठता है, भारतीय जनता पार्टी को सर, मैं 1 मिनट बात पूरी कर लूं, कोई वोट क्यों दे? जनता क्यों ना नाराज हो? इसका कोई कारण तो होगा। क्यों? मतलब जनता जो है, जहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता वहां जाट नॉन जाट होता है, वहां कुछ और होता है, कुछ और होता है। तो ये जो हरियाणा में बेरोजगारी जो है वो पूरे देश में नंबर 1 पर है। और ये रिपोर्ट्स बताती हैं, एनएसओ की या सीएमआई की रिपोर्ट्स बताती है। और आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा प्राइवेट निवेश के मामले में देश का सबसे फिसड्डी राज्य है। यानी कोई भी प्राइवेट निवेश, निजी सेक्टर का निवेश हरियाणा में नहीं हुआ। तो ये किसकी असफलता है? ये सरकार की असफलता है, बीजेपी की असफलता है। ढोल बजाते हैं कितने ट्रिलियन इकोनॉमी का, और देखिए घोटालों की फाइल, इनमें कौन माथा मारेगा? इतने घोटाले हुए हैं, अग्निवीर। तो हरियाणा किस चीज में नंबर 1 नहीं है? वो बेरोजगारी में नंबर 1 है, वो निवेश में शून्य है, वो मतलब आप समझिए पहले नंबर पर है। घोटालों की खबरें जो आप देखेंगे तो वो नंबर 1 है। इसके अलावा वहां है क्या? सड़क, स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, ये सब चीजें वहां से नदारद होती जा रही हैं। तो वहां पर अब आप जात पात की राजनीति करेंगे, वहां नागरिक हैं भाई, हर व्यक्ति परेशान है, हर नागरिक परेशान है। उसमें जाट और नॉन जाट की बात ही नहीं है। और किसान कितना परेशान है, किसान कैसे आंसू रोया है, आपने सबने देखा है। जी 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 प्रेम जी बताइए। जोशी जी, थोड़ा सा अभी हमारे दर्शक जो सवाल कर रहे थे उससे जुड़ा हुआ एक ट्वीट हमारे पास है, तो हमने सोचा इसको दिखा दे। पंकज वर्मा जी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के एक नारंगी संतरे ने भी विदेशी ताकतों के प्रभाव में बटेंगे तो कटेंगे जैसा बयान देश के समुदायों नागरिकों को बांटने के लिए दिया है। अब इस घटना पर सबको पता है, हालांकि मैं वो नारंगी संतरा जैसी बातें नहीं इंडोर्स करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया उस पर उदित राज की प्रतिक्रिया मैं लेकर आना चाहता हूं। उदित राज कांग्रेस के सांसद भी हैं, दलित नेता भी हैं। वो कहते हैं कि सीएम योगी ने कहा बांग्लादेश से सबक लो, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब वो कुछ सवाल उठाते हैं, क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं थे जब उनके सीएम निवास को गंगा जल से धुलवाया गया? क्या पिछड़े हिंदू नहीं हैं जिन्हें राम जन्मभूमि प्रबंधन समिति में रखा जाता? उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में एक भी दलित और पिछड़ा कुलपति क्यों नहीं है? क्या ये हिंदू नहीं है? अधिकतर दलित पिछड़े ही इस्लाम क्यों अपनाए? पहले तालाब का पानी भी नहीं पी सकते थे, एक ही कुएं का पानी पीना असंभव था, क्या इन्हें हिंदू माना गया? आरक्षण का विरोध सवर्ण करते हैं न कि मुसलमान। क्या मंदिर के पुजारी दलित पिछड़े नहीं हो सकते? और अभी भी कई मंदिरों और धार्मिक स्थल पर पाबंदी है। मंडल का विरोध आपने किया न कि मुसलमानों ने। दलित पिछड़ों के साथ भेदभाव कोई गैर हिंदू शायद ही करता है। दैनिक जागरण आप लोगों का अखबार है, लेकिन दलित पिछड़ों की कोई खबर नहीं छपती।
हम लोगों के लेख और टिप्पणी भूल से नहीं छप पाते। क्या हम हिंदू नहीं हैं? हिंदुओं में बंटवारा आपने किया और आप लोग ही ठीक कर सकते हैं। ये उदित राज ने पॉइंट पॉइंट करके पूरा उनको जवाब दिया है। अब एक सवाल आपके पास हम लाना चाहते थे, वो ये कि हरियाणा में ये सच है कि इस बार राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कौन होता हूं बोलने वाला। जो सर्वे आए हैं जिसमें बताया गया कि किन किन प्रदेशों में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से एक्सीड कर गई है, तो उनमें हरियाणा शामिल है। अब हरियाणा को मोदी मैजिक का भी कोई फायदा नहीं है और अब हरियाणा को लोकल लीडर भी नहीं है। भाई मनोहर लाल खट्टर को आपने उस लायक नहीं समझा कि मुख्यमंत्री बना के रख सके, उनको आपने हटा दिया, केंद्र में लेकर चले आए और जिन नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री पद की बागडोर सौंपी, जनता उनको उनके खिलाफ राय रख रही है। तो ऐसे में बीजेपी की नैया कौन पार लगाएगा हरियाणा में? जो 90 सीटें हैं, आज तो मैं अपना अनुमान आज से ही रख देता हूं, इसको नोट कर लिया जाए आगे। मैं अधिकतम बीजेपी के लिए हरियाणा में 22 सीटें रख रहा हूं, 22, नॉट लेस नॉट मोर। 22 सीटें हरियाणा में बीजेपी के लिए मैं देख पा रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। क्या कहेंगे आप? आपने मेरे अनुमान से 2 ज्यादा दे दी सर, आपको बहुत बहुत बधाई। बीजेपी बहुत प्रसन्न होगी। कम से कम प्रेम जी ने इतना प्रेम तो दिखाया कि 2 सीटें बढ़ा दी। मेरा अनुमान तो 20 का ही है सर। बात ये है प्रेम जी कि भारतीय जनता पार्टी के पास में अब इतनी घबराहट है, वो उन्हें मालूम है कि वो ये चुनाव हार चुके, और न केवल हरियाणा, वो जानते हैं कि हमारा इन 4 विधानसभाओं में स्कोर जो है वो मतलब हर जगह अंडा है, कहीं भी उनकी संभावना नहीं है, चाहे हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो या उसके बाद झारखंड हो। तो ऐसी स्थिति में उन्हें मालूम है। अब वो क्या, देखिए घबराहट कैसे पता चलती है। आप एक चीज नहीं बताए प्रेम जी कि भारतीय जनता पार्टी ने और इनेलो ने एक दरखास्त दी है, एक एप्लीकेशन दी है, एक प्रार्थना पत्र दिया है किसे, चुनाव आयोग को, कि साहब ये चुनाव की तिथि जो है वो शिफ्ट कर दी जाए, आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि वीकेंड है, छुट्टियां हैं, तो 3-4 छुट्टियां पड़ रही हैं, लोग पिकनिक मनाने के लिए चले जाएंगे और वोट प्रतिशत कम हो जाएगा। यानी कि और कांग्रेस और जेजेपी कह रही है नहीं, जो तिथि घोषित हो गई उसी पर करेगी। तो बीजेपी अब क्यों ऐसा कर रही है? दरअसल उनका जो शहरी वोट है, जिसको वो मानती है कि शहरी वोट तो हमें मिल ही जाता है, उन्हें लग रहा है कि वो शहरी वोट भी खिसक जाएगा पिकनिक पे, क्योंकि शहर जो वो जिस माइंडसेट का मतदाता है, जबकि हरियाणा में मतदान प्रतिशत हमेशा अच्छा रहता है और शहर हो या गाँव हो, वहां पर लोग बढ़ चढ़कर इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से फूंक निकली हुई है भारतीय जनता पार्टी की, कि वो मतलब ये चाहती है, ये तो उन्होंने इससे ये मांग तो कर नहीं सकते थे, अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि नहीं अब ये चुनाव रद्द कर दिया जाए, कोई ऐसा बहाना भी नहीं है, या चुनाव आयोग से कह के रद्द करवा दे, वो भी संभव नहीं है। तो अब ये जो ये है, एक उन्हें ये चिंता है कि हम 20 सीटों से भी नीचे खिसक जाएंगे। भाई ये 20 तो बचा लें, इसलिए ये चुनाव की कुछ तिथि बढ़वा लें। तो इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, जो बौखलाहट सामने आ रही है, जो डर सामने आ रहा है, वो डर जो है साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बैंड हरियाणा में बज चुका है और अब कोई दूसरी धुन वहां पर जनता सुनना नहीं चाहती। जनता सिर्फ वहां पर जो धुन सुनना चाहती है वो धुन है राहुल गांधी की। वो जनता चुनाव लड़ा रही है। कोई मतलब अगर ये सोचे कि वो चुनाव दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं, वो चुनाव भूपेंद्र लड़ रहे हैं, वो चुनाव मैं नहीं मानता शैलजा लड़ रही है, सब अपनी अपनी जगह खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब पब्लिक से जा रहे हैं, लेकिन इनसे ऊपर जनता। ये सारे सूरमा तो पहले से भी थे कांग्रेस में। क्यों कांग्रेस लगातार हरियाणा से बाहर रही?
तो इसलिए जो बदलाव वाला फैक्टर वो क्या है, वो बीजेपी के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, आंदोलन है, महिला पहलवान है, राहुल गांधी है, कांग्रेस का नए सिरे से आविर्भाव है, यही सब कारण तो नए हैं। अग्निवीर है, किसान है और अग्निवीर है ना। और विनेश फोगाट के मामले में जिस तरीके का बर्ताव किया गया उससे पूरा हरियाणा नाराज है। तो देश की बेटी है, उसके साथ जैसा बर्ताव किया गया और जिस तरीके से बलात्कारियों को ये सरकार ने संरक्षण दिया, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी हैं जोशी जी, कुछ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी हैं। एक ट्वीट के माध्यम से मैं लाना चाहता हूं। देखिए, रोहिणी आचार्य जी ने ये ट्वीट किया है, इसको फुल फ्रेम रखते हैं थोड़ा पढ़ने में सुविधा हो, कि जमकर लूट मची है मोदी के राज में, न भारत मंडपम को बख्शा, न संसद भवन को बख्शा, न ही अटल सेतु को बख्शा, न हवाई अड्डों को बख्शा, न प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण को बख्शा, न ही अयोध्या धाम के राम गमन पथ को बख्शा, न उज्जैन महाकाल कॉरिडोर को बख्शा, और न ही काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर परिसर को बख्शा। एक ही मंत्र, एक ही मकसद, जब तक कुर्सी पर जमे हैं, लूट चलो बस लूट, कारोबारी मित्रों को भी लूट की पूरी छूट। ये सारी बातें रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद की बेटी हैं उन्होंने कही है, ध्यान दिलाया है, और वो तस्वीर साझा की है जिसमें शिवाजी महाराज की मूर्ति जो गिर गई है, खंडित हो गई है, और वो मूर्ति जो गिरी है अंदर से पूरा शैलो है, खोखला है। ऐसी मूर्ति आपने कभी देखी सुनी नहीं होगी, टूटने के बाद दिख रही है लोगों को। तो इतना बड़ा घोटाला ये भी जो है, इसका भी तो हरियाणा और किसी भी प्रदेश में असर पड़ेगा। जी, मैंने ऐसी मूर्ति देखी है, आपको याद नहीं होगा, आपने भी देखी होंगी। याद कीजिए महाकाल उज्जैन की घटना को, जो एक आंधी में वहां पर जितने विग्रह लगाए गए थे वो सब अंदर से खोखले थे। वो प्लास्टिक के थे, फाइबर के थे, बांस कपच्ची के थे, किसके थे, लेकिन ऊपर से उनको इस तरीके से सजावट कर लगवा दिया गया था। जो कॉरिडोर बनवाया था वो बिल्कुल उड़ गया था, वो सारी खंडित हो गई थी। वो ऐसा क्या था भाई, एक आंधी में वो उड़ गई। अब आप देखिए ना, ये सारी जगहों पर इन्होंने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को बेचा, इन्होंने हिंदी पट्टी में राम जी को बेचा, प्रभु राम को बेचा, ये उड़ीसा में अब जगन्नाथ जी को बेचेंगे। आप देखिए, ये इनका काम है। ये लोग धार्मिक नहीं है, ये लोग, इनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। जो आदमी खुद कहते हैं मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे तो कहीं और से ऊर्जा प्राप्त होती है, जो व्यक्ति एक मतलब अपनी माँ की कोख का अपमान करता हो, प्रेम जी, वो किसका होगा? सबसे पहला भगवान, सबसे पहली देवी, सबसे पहली गॉडेस तो माँ होती है। उसने अपने को नॉन बायोलॉजिकल कहकर किसका अपमान किया? उन्होंने अपनी माँ की कोख का अपमान किया। उन्होंने अयोध्या में देखिए, पहली बारिश में छत आ जाती है, राम पथ में गड्ढे पड़ जाते हैं। हद है भाई, मतलब आप वो गड्ढे भी नहीं पड़ते हैं, गड्ढों में सड़क आ जाती है। स्टेशन की जो चार दीवारी है वो पहली बरसात में धराशायी हो जाती है। और जो इंटरनेशनल वहां पर एयरपोर्ट बनाया था और बड़ा धूम धड़ाका, इतना पैसा उतना पैसा, वो वहां पर अब इंटरनेशनल फ्लाइट तो छोड़िए, नेशनल फ्लाइट भी कितनी बची है। स्पाइस जेट ने भी अपनी फ्लाइट बंद कर दी थी, आप जरा पता लगा लीजिएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा है वो है कि इन्होंने अडानी और दूसरे उद्योगपतियों को जो रक्षा विभाग की, रक्षा मंत्रालय की जमीन थी, वो जिस तरीके से इन्होंने बांटी, जिस तरीके से वह जमीनों की बंदरबांट हुई, जिस तरीके से गुजराती लॉबी और गुजरात के ठेकेदारों को वहां पर काम मिले। आप देखिए उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जो भी काम विकास कार्य हो रहे हैं, जो भी सरकारी ठेके छूट रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टेन गुजरात की कोई ना कोई कंपनी जरूर है। बाकी जो चेहरा है वो कोई भी हो सकता है। तो ये स्थिति है, कमीशनबाजी का ये हाल होगा जब के ठेकेदार बताते हैं कि बोले जब
कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, रिश्वत तब भी जाती थी नेशनल हाईवे में, लेकिन 5% का, 1 मिनट रुक जाइए सर, 5% रिश्वत जाती थी। वो ऐसा ठेकेदार बताते हैं 5% जाती थी, लेकिन अब तो 35% और 40% से भी पार कर गई है। नगर निगम के जो विकास कार्य होते हैं, स्थानीय निकायों के जो विकास कार्य होते हैं, उनमें 50, 60, 65% तक की कमीशन जा रही है। ठेकेदार रो रहे हैं, काम बंद कर दिया है उन्होंने। बोले क्या करें, सड़क टूटनी है, फिर जांच होनी है, फिर हमारे ऊपर ही पेनल्टी लगनी है, और इतने पैसे में हम बनाए कैसे। तो ये तो लुटेरों की मतलब जमात है, लुटेरों की जमात है। मैं ये नहीं कहता अगर कांग्रेस में 5% की भी कमीशन तब जाती थी तो वो गलत होता था, वो बहुत गलत था। और राजीव गांधी ने तो कहा था कि 1 रुपया चलता है तो 85 पैसे तक नीचे बीच में खत्म हो जाते हैं, 15 पैसे विकास कार्य में लगते हैं। इतना ईमानदारी से आज तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब तो मतलब इंतहा हो चुकी है। अब तो मतलब ये हो गया है कि चाय में चीनी नहीं है, चीनी में चाय है, लोटे में नमक घुल गया है। तो ये इस तरीके की सरकार है, इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं जो गांधी जी की प्रतिमा पर 2 अक्टूबर को जाकर उनको शीश नवाते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं प्रेम जी, और गॉडसे की पूजा करते हैं। ये दुमुहे लोग हैं। आपने गांधी जी का नाम लिया, मैं तस्वीर एक बार फिर गांधी जी के सामने रखता हूँ। ये इस परिप्रेक्ष्य में जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं बांग्लादेश को दिखा करके कि बटेंगे तो कटेंगे, एक होइए नेक होइए, तो ये आपको हिस्ट्री सेल ने 2 दिन पहले लगाया था, ये तस्वीर लगाई थी ट्वीट पर, और कहा, इसमें लिखा है कि आरएसएस के भाषण सांप्रदायिक उत्तेजना से भरे हुए होते हैं। देश को इस जहर का अंतिम नतीजा महात्मा गांधी की बेशकीमती जिंदगी की शहादत के तौर पर भुगतना पड़ा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने कहा था। तो इस बात को बार बार याद दिलाते रहने की जरूरत है कि जो सांप्रदायिकता का विष 1947 में 48 में दिख रहा था महात्मा गांधी की हत्या के तौर पर, जिसके नतीजे सामने आए थे, उस सांप्रदायिकता का विष एक बार फिर आज की तारीख में फैलाया जा रहा है। अब ये कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है जम्मू कश्मीर में, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लूं। कांग्रेस ने जो सूची जारी की है, पहले चरण में जो वोटिंग हो रही है उसकी ये सूची है, जो देर रात करीब 12 बजे के आसपास जारी हुई, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कल ही चुनावी तालमेल का ऐलान भी हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है। 1 सीट पैंथर्स पार्टी को और 1 सीट सीपीएम को दी गई है। ये पूरा तालमेल है, लेकिन फिर भी आप जोड़ेंगे तो 90 से ज्यादा सीट निकल आती है सबको जोड़ के। तो इसका कारण ये है कि 5 सीटों पर दोस्ताना फाइट होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच। वो इस 5 को हटा देंगे तो ये पूर्ण तालमेल हो गया। और कल एक और चर्चा बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सूची जारी की थी 45 उम्मीदवारों की, उसको तुरंत वापस ले लिया था और फिर 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, और बाकी का अभी आया नहीं है। तो इसमें बड़े मैं सर उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। आप बहुत मुलायमियत के साथ बताते हैं, वो आप पूरी बात नहीं बताते हैं हमारे दर्शकों को। हालांकि मैं मानता हूं कि हमारे साथ जो चैट बॉक्स में जुड़े हुए हैं वो दर्शक तो हमसे ज्यादा समझदार हैं। वो जो सूची जारी हुई थी 44 लोगों की, वो 10 मिनट बाद ही रद्द करनी पड़ी। उसके बाद दूसरी सूची आई, फिर 3 सूची जारी हुई कुल मिलाकर, और 16 उम्मीदवार उन्होंने घोषित किए। आप सोचिए कि इतनी जूतम पहचान हुई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कि उनके समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। तो इस भारतीय जनता पार्टी में जो बिल्कुल अनुशासित होने का दावा करती है, काडर बेस्ड पार्टी कहती है, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी कहती है, उसमें सामने आ गया लोगों ने जिस तरीके से वहां पर उपद्रव किया है, हंगामा किया है, उससे बैकफुट पर आ गए। और मोदी यही बैकफुट कश्मीर में, उन्हें मालूम है जम्मू कश्मीर में तो उनके लिए कुछ है ही नहीं, घाटी में तो उनका खाता ही नहीं खुलना है। जम्मू की लड़ाई वो थोड़ा लड़ रहे हैं, और जम्मू में भी जम्मू के जो
मूल निवासी हैं वो बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 370 का अगर नुकसान हुआ है तो जम्मू के मूल निवासियों को हुआ है। वहां पर सारा कारोबार जो है वो जम्मू के जो मूल निवासियों के हाथ में था वो उनसे सरकता जा रहा है। वो पंजाब और दूसरे लोग आकर वहां पर कब्जा कर रहे हैं। तो स्थानीय स्तर पर बहुत रोष है, डोगराओं में बहुत रोष है। इसके अलावा जम्मू के मूल निवासियों में रोष है, क्योंकि 370 का फायदा कश्मीर को जो मिलता था उससे ज्यादा फायदा जम्मू को मिलता था। 370 का जो नुकसान है उसमें कश्मीर को बहुत ज्यादा कोई नुकसान ऐसा नहीं है, नुकसान तो जम्मू का हुआ है। यानी उसमें भी इन्होंने जो बैंड बजाया वो हिंदुओं का ही बजाया है। आप देखिए कि वो बैंड हिंदुओं का बजाया है इन्होंने, और यही कारण है। अच्छा, फिर इनके पास में अपना कोई चेहरा नहीं होता। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब ये कांग्रेस युक्त हो गए हैं प्रेम जी। ये जहां भी मिलता है ये वहां से बस जीत चाहिए कोई भी व्यक्ति। अब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 30 साल से 40 साल से वहां पे लगे हुए हैं, उनकी जगह एक व्यक्ति आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो दरी बिछाने के लिए रह गए। विद्रोह स्वाभाविक है, इसलिए उन्हें 44 लोगों की जो सूची जारी की थी 10 मिनट के अंदर वापस लेनी पड़ी। उसके बाद भी क्या कहते हैं, वहां पर दूसरी सूची आई, फिर एक और तीसरी सूची आई। तो इस तरीके से 16 नाम उन्होंने अभी तक डिक्लेयर किए हैं। जी प्रेम जी। जी जी, तो जम्मू कश्मीर में भी एक जबरदस्त लड़ाई ठन गई है। आज आखिरी दिन है पहले दौर के लिए नॉमिनेशन फाइल करने का, तो आज करना ही था। सबने अपने अपने प्रत्याशी कम से कम पहले दौर के लिए घोषित कर दिए हैं। मुकाबला ठन गया है और जम्मू कश्मीर में इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खेमे में वैसी खबर असंतोष की नहीं दिखी है जो बीजेपी की सूची जारी होने के बाद वहां नजर आ रही थी। यानी बीजेपी यहां भी एक तो हार के कगार पर है ही, दूसरी तरफ वहां भी सिर फुटअव्वल है और विरोध दिख रहा है, वो मैनेज नहीं कर पा रही है। तो हरियाणा से होते हुए हमने थोड़ी चर्चा जम्मू कश्मीर की भी कर ली, लेकिन आज मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता था, वो दिखाऊं, शायद नजर नहीं आ रही है, चलिए उस चीज को मैं छोड़ता हूं। तो आज हरियाणा में हर तरह से विरोध वाला दिन है। आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है, किसान बंद करा रहे हैं, और सब इसलिए सबकी जड़ में कंगना रनावत का वो बयान जो किसानों के लिए अपमानजनक है, जिससे बीजेपी पीछा तो छुड़ा रही है लेकिन उस बयान पर कोई खेद प्रकट नहीं है, उस बयान के लिए कोई एक्शन नहीं है। तो जाहिर बात है कि किसानों का गुस्सा दिखेगा और वो दिख रहा है। एक आखिरी कमेंट बस समअप करने के लिए। जी देखिए, राठौर साहब हैं, उन्होंने लिखा है जम्मू में अगर भाजपा को 30 सीटें भी मिल जाए तो उनकी इज्जत बच जाएगी। राठौर साहब, 30 सीटें बहुत होती हैं। जम्मू की स्थिति जो है वो इन्होंने पूरी कोशिश की, परिसीमन किया, 370 हटाई और बहुत सारे प्रपंच किए। साथ में इनके पास में पूरा प्रशासन भी है। आप सोचिए कि वहां पर जो जितना भी सरकारी मशीनरी है वो सब बीजेपी के कब्जे में है। चुनाव आयोग का जिस तरीके से इन्होंने चयन प्रक्रिया में बदलाव करके चुनाव आयोग बनवाया, तो वो भी मतलब एक ऐसा एम्पायर बैठा हुआ है जो आउट होने वाली गेंद को नो बॉल करार देता है। वो जो आउट हो जाए तो थर्ड एम्पायर ऐसा बैठा रखा है, वो कहता है कि नो बॉल। ऐसा एम्पायर है चुनाव आयोग कि जिस बॉल पर सामने वाले का खिलाड़ी आउट हो जाए वो नो बॉल हो जाती है। इसके अलावा मैं सर प्रेम जी, मेरा मानना ये है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कोई लड़ाई बची ही नहीं है, और लड़ाई महाराष्ट्र में भी कोई नहीं बची है। इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने वो नहीं किया। महाराष्ट्र में जिस तरीके से इनको मुंह की खानी पड़ रही है और जिस तरह से इनका विरोध है, महाराष्ट्र में ये 3 डिजिट में नहीं जाने वाले हैं। ये ऊपर की जो 78 सीटें हैं वहां तक सिमट जाएंगे। झारखंड की स्थिति है, झारखंड में इन्होंने सोचा कि चंपई सोरेन को तोड़कर कुछ आदिवासी और संथाली वोटों को तोड़कर कुछ मामला बनाया जाए, ये किया जाए, वो और उल्टा पड़ रहा है। हेमंत सोरेन इनका 4-0 का मामला है, और अगर कहीं पर ये लड़ाई में है भी, भले इतना अंतर हो,
नीचे हो लेकिन लड़ाई में हो, वहां वो सिर्फ झारखंड है, इसके अलावा कहीं कोई लड़ाई नजर आती नहीं है। जी प्रेम जी। जी चलिए, आज की चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त, और आप सबका बहुत बहुत आभार। और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। इसी आग्रह के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। और हरी जी जोशी जी का आभार, आप तमाम दर्शकों का आभार। धन्यवाद। अरे सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया।